हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखाएं हैं, यानी कि इंडियन इकोनॉमी की जो लाइफ लाइन्स है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। और हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और सेलेक्ट करेंगे कि कौन से क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेटिव हैं और लगातार बार बार बोर्ड एग्जामिनेशन में घुमा फिरा कर दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, उसमें ये पूछा जाता है कि आखिर ये जो ट्रांसपोर्टेशन है यानी कि परिवहन, ये होता क्या है और क्यों आवश्यक है। ठीक है, सबसे पहला सवाल पूछा जाता है परिवहन क्या है और ये आवश्यक क्यों है। तो कह सकते हैं कि परिवहन जो है किसी भी देश का अर्थव्यवस्था का आधार होता है, यानी किसी भी देश का जो इकोनॉमी है उसका ये आधार होता है, लाइफलाइन होता है। इसके बिना जो आवागमन है यानी कि आने की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था, ये पूरी तरीक़ा से ठप हो सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि अलग अलग जो क्षेत्रक होते हैं, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्रक यानी कृषि, औद्योगिक क्षेत्रक यानी कि हम कह सकते हैं सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्रक, और साथ ही साथ जो सेवा क्षेत्रक जैसे व्यवस्थाएं होती है वो सारी व्यवस्थाएं ठप हो जाएंगी, बाधित हो जाएंगी। और साथ ही साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि यह किसी भी देश की जो आंतरिक और बाहरी सुरक्षा है उसमें भी मददगार साबित होता है। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि सड़क परिवहन के साधन के नाम बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम लोग स्थलीय परिवहन बात करेंगे। ठीक है, स्थलीय परिवहन में हमारे पास 3 प्रकार से आ सकते हैं, जैसे सड़क परिवहन आ सकता है, रेल परिवहन आएगा, और एक और आता है हमारा पाइपलाइन। ठीक है, एक और हमारे पास आता है पाइपलाइन, जो कि तरल पदार्थ के परिवहन में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका स्थलीय परिवहन हो गया। उसी प्रकार से जल परिवहन होता है। ठीक है, और जल परिवहन के साथ होता है वायु परिवहन। तो डायरेक्टली 2 मार्क्स के लिए नाम लिखने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है शॉर्ट आंसर टाइप में, उसमें ये पूछा जाता है कि अलग अलग जो मार्ग होते हैं, ठीक है, अलग अलग जो मार्ग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ संचार के साधन के नाम। संचार का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे कम्युनिकेशन। ठीक है, संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा जरूरी है। तो टेलीविज़न है, रेडियो, डाक, समाचार, इंटरनेट, मैगजीन्स, ये सारे के सारे संचार के साधन हो जाएंगे या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके साथ हमसे पूछा जाता है जनसंचार यानी कि मास कम्युनिकेशन। ठीक है, जनसंचार लोगों के लिए, मतलब कम ही समय में एक ही साथ काफ़ी सारा लोगों तक जो सुविधाएं पहुंचाने के काम करती है वो कहलाती है जनसंचार यानी कि मास कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी इस माध्यम से हम लोग को बहुत सारे लोगों तक सूचनाएं पहुंचाया जा सकता है। जैसे रेडियो खोलेंगे, टेलीविज़न हो गया, समाचार पत्र है, तो ऐसी सारी ये संचार की सुविधाएं हैं जिससे एक ही बार में किसी भी देश का जो भारी संख्या होती है, जनसंख्या होती है, वहाँ तक सारे खबरों को पहुँचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है जनसंचार। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मार्ग के बारे में। ठीक है, जो मार्ग होते हैं कितने प्रकार से हो सकते हैं, मार्ग का वर्गीकरण। ठीक है, तो मार्ग का वर्गीकरण मुख्यतः 6 प्रकार से हम लोग पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, मार्ग का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन, मुख्य रूप से हम लोग 6 प्रकार से पढ़ रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पहला नंबर में, तो पहला नंबर में आता है स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, पहला नंबर में क्या आता है, तो बोलेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज एक्सप्रेस मार्ग। उसके बाद दूसरा नंबर में आता है राष्ट्रीय मार्ग, तीसरा नंबर में आता है आपका राजकीय मार्ग, चौथे नंबर पे आ जाएगा जिला मार्ग, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रोड, और 5वें नंबर में आता है अन्य सड़कें, और 6ठे नंबर में आ जाएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमांत सड़कें। ठीक है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग सीमांत सड़कें भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर 6 हमारे पास होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, पहला नंबर में स्वर्णिम चतुर्भुज एक्सप्रेस मार्ग, दूसरा नंबर में राष्ट्रीय मार्ग, तीसरा आपका आता है राजकीय मार्ग, चौथे नंबर पे जिला मार्ग, 5वें नंबर पे आता है अन्य सड़कें यानी गांव देहात की जो सड़कें, इसमें भी शामिल कर लिए जाएंगे, और एक होता है हमारे पास सीमांत सड़कें यानी कि बॉर्डर रोड। तो मुख्य प्रकार से 6 सड़कें होती है। ठीक है, तो हमसे पूछा जाता है, उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि एक्सप्रेस राष्ट्रीय मार्ग। ठीक है, एक्सप्रेस राष्ट्रीय मार्ग क्या होता है,
तो कहेंगे एक्सप्रेस जो राष्ट्रीय मार्ग होता है यानी कि जो नेशनल मार्ग होता है वो करीब 4 से 6 लाइनों वाले सड़क मार्ग होता है। ये क्या करता है, तो राष्ट्रीय सुपर मार्ग का नाम लिया जाता है और इसमें लंबी से लंबी दूरी तय किए जाते हैं और साथ ही साथ ये तीव्र एवं सुरक्षित होती है। ठीक है, मैंने तेज गति वाली जो गाड़ियाँ होती है, वाहन होती है, इसमें चलती है और साथ ही साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे अभी अगर कॉमन एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे तो एक आपका उत्तर प्रदेश में आता है यमुना एक्सप्रेसवे। ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे जिसको हम लोग सुपर हाईवे के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे देश का एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेसवे है। ये हमारे भारत देश का जो विभिन्न प्रकार के जो शहरें होती है, बड़ी बड़ी जो महानगर होते हैं, उसको जोड़ने का काम करती है और बहुत हाई स्पीड वाली जो वाहन होती है, व्हीकल होती है, यहाँ पे चलती है। उसके साथ हमसे पूछा जाता है यहाँ पर क्वेश्चन कि बताइए कि रेलवे जो होता है, ठीक है, रेलवे उनका मुख्यालय कितने प्रकार बटा हुआ है। हम लोग तो पुराने डेटा अगर हम लोग देखेंगे तो रेलवे को हम लोग 16 भाग में पढ़े हुए हैं। अभी नया अगर देखेंगे आरआरबी तो 21 हो चुके हैं। ठीक है, अभी हमारे पास रेलवे रिजर्व बोर्ड, ठीक है, रेलवे रिजर्व बोर्ड यानी आरआरबी की फिलहाल संख्या कितनी है, 21। अब पुराने किताबों में डेटा देखेंगे तो आपको 16 मिलेगी। फिलहाल आरआरबी की संख्या हमारे पास 21 है। उस तरह से पूछा जाता है कि जो रेलवे के जोन है, ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि किन्हीं 3 क्षेत्रों का यानी किन्हीं 3 जोन का नाम लिखना है और उनके मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर का भी नाम लिखना है। जैसे आप नॉर्थ रेलवे की बात करेंगे, उत्तरी रेलवे, तो उसका हेडक्वार्टर होता है नई दिल्ली। अगर दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे की बात करेंगे तो उसका होता है कोलकाता। और उसके बाद दक्षिण रेलवे यानी कि साउथ रेलवे की बात करेंगे तो उसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। और ये सारी के सारे जो शहरें हैं, चाहे आपका नई दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, ये सारे मुख्यालय हैं, रेलवे क्षेत्र के ये मुख्यालय हैं। ठीक है, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके साथ ही साथ आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जाता है कि उन राज्यों के नाम बताएं जहाँ पे मुर्मू गांव, न्यू मैंगलोर, पाराद्वीप और तूतीकोरिन पत्तन स्थित है। तो मुर्मू गांव कहाँ पे है, गोवा में, न्यू मैंगलोर कर्नाटक में, पाराद्वीप उड़ीसा में, जबकि तूतीकोरिन जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो कुछ पतन ऐसे होते हैं जो कभी कभी आपको भारत के नक्शा में भी दर्शाने के लिए आता है। और एक बात हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो हमारे पास मतलब भारत में अलग अलग प्रकार के नक्शे पूछे जा सकते हैं और भूगोल से एक नक्शा को पूछे जाने की संभावना हर साल बना हुआ रहता है। अब भूगोल में अभी हमारे पास क्लास 10 के लिए टोटल 7 चैप्टर्स हैं। ठीक है, अरे हम लोग आज 7वां चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के जो जीवन रेखाएं हैं इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका भारत का जो नक्शा है ये आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब उसमें किसी प्रकार से भी आपको दर्शाने के लिए आ सकता है। जैसे कभी कभी सड़कें आती है, कभी नदियाँ आती है, कभी खनिज पदार्थ आता है, तो कभी वहाँ पे यातायात के जो साधन है, कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट हवाई अड्डे हैं, ये सब पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके साथ आप देखेंगे यहाँ पर तो अंतःस्थलीय जल मार्ग के नाम बताना है। 2 मार्क्स में पूछा जाता है अंतःस्थलीय जल मार्ग। तो इसमें आप देखेंगे सबसे जो लंबी है वो आपका 1620 किलोमीटर की है। ठीक है, 1620 किलोमीटर। अब ब्रह्मपुत्र में जो बनी हुई है वो 891, ठीक है, 891 किलोमीटर का बनी हुई है। आपको अगर पूछा जाएगा इसकी लंबाई कितनी है, भारत के 2 अंतःस्थलीय जो इंपॉर्टेंट अंतःस्थलीय जल मार्ग हैं उसमें पहला आपका आता है गंगा नदी में, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक का है, और इसका जो आपका कुल लंबाई है वो 1620 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि अगर मान लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी में अगर पूछा जाता है तो सदिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर, इसकी लंबाई कितनी, 891 किलोमीटर, जबकि गंगा नदी में 1620 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद भारत के किन्हीं 4 अंतर्राष्ट्रीय वायु पतन यानी इंटरनेशनल लेवल के जो हमारे पास वायु पतन है उसका नाम हम लोग को बताना है। एक हमारा दिल्ली हो गया, एक हमारा चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा दिल्ली में कौन सा हवाई अड्डा है तो आप बोलेंगे इंदिरा गांधी। ठीक है, उनका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये आपका नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में आपका है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जबकि आप देखेंगे मुंबई में, ठीक है, तो मुंबई में क्या है तो बोलेंगे यहाँ पे शिवाजी। ठीक है, छत्रपति
छत्रपति शिवाजी के नाम पे वहाँ पर रखा गया है, ठीक है। जबकि आप कोलकाता में देखेंगे तो नेताजी के नाम पर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रकार से पूरा नाम देख सकते हैं। उसी प्रकार से आपका डोमेस्टिक भी कभी कभी आ सकता है, तो डोमेस्टिक में आप बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन इनकी संभावना बहुत कम है। आमतौर पर यहाँ पे जो सवाल पूछा जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल का जो हवाई अड्डे हैं या जो पतन है जलमार्ग वाले भी डॉकयार्ड्स, वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर 2 मार्क्स में कि सीमांत सड़कों का महत्व बताएं, ठीक है। जो बॉर्डर रोड होते हैं इसको हम लोग BRO कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक अपना संस्था है जिसका में सिलेक्शन जो होता है SSC के थ्रू किया जाता है, जो कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, केंद्र सरकार का है। तो सीमांत सड़कों का क्या महत्व है, तो यह सड़कें जो होती है सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले, है ना, विशेषकर जो चौकियाँ रखवाली करने वाले जो सैनिक होते हैं, ठीक है, उनकी आवश्यकता पूरी करने में ये मदद करती है और बड़ा ही सहायक हेल्पफुल साबित होती हैं। उसके साथ युद्ध के समय इन्हीं सड़कों से फौजियों को लड़ाई का सामान, खाद्य सामग्री, खाने पीने का तथा अन्य सहायता पहुंचाई जाती है। तो इन सारी सड़कों को हम लोग आमतौर पे कहते हैं बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड यानी बॉर्डर पे बना हुआ, हमारे देश की जो चौहद्दी है, किनारे किनारे जो बॉर्डर है, सीमाएं हैं, वहां पे सड़कें बनी रहती हैं। इनको हम लोग कहते हैं सीमांत सड़कें यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से कि व्यापार से आप क्या समझते हैं, लेकिन ये आपके पास 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि व्यापार से आप क्या समझते हैं, तो कह सकते हैं हम लोग कि विभिन्न राज्यों या देशों के बीच जो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का जो लेन देन होता है उसे हम लोग व्यापार कहते हैं, और इंग्लिश में इसी को हम लोग ट्रेड कहते हैं, ठीक है, ट्रेड। तो कभी कभी लोकल ट्रेड होता है, कुछ नेशनल ट्रेड होते हैं, और बहुत सारे ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो भी हमारे पास व्यापार होते हैं उसमें अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो उसमें हम लोग कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो पहला तरीका हमारे पास क्या है कि 2 देशों के बीच होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, जबकि अपने राष्ट्र के अंदर, अपने राष्ट्र के भीतर होने वाले व्यापार को राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होती है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से हम लोग व्यापार करते हैं, जबकि स्थानीय में हम लोग शहर, कस्बे और गांवों में इंटरनेट बाजार दोनों के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो व्यापार होती है उसका जो हम लोग कह सकते हैं लेन देन आमतौर पे अमेरिकी डॉलर या फिर यूरो के माध्यम से किया जाता है, जबकि भारत में इसके लिए जो मुद्रा होती है वो रुपए इस्तेमाल होती है, जो कि हमारे भारत का एक राष्ट्रीय मुद्रा है, ठीक है। तो इस प्रकार से करके आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 5 मार्क्स के आएंगे तो आपको 5 पॉइंट देने हैं, 3 मार्क्स के आएंगे तो कम से कम 3 पॉइंट आपको देना होगा, ठीक है। और 3 मार्क्स के लिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, कई दफ़ा पूछा गया है कि सड़क परिवहन, ठीक है, यानी कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसका 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर बताना है, 3 गुण आपको बताना है कि सड़क परिवहन के आखिर 3 गुण क्या क्या हैं। तो पहला गुण देखेंगे तो यह रेलवे की अपेक्षा में सस्ता होता है, इसका जो निर्माण होता है काफ़ी सस्ता होता है, ठीक है। मतलब रेलवे का निर्माण तो बहुत ऊंची निवेश सही होती है, पूंजी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन रेलवे की तुलना में सड़क परिवहन जो होती है कम खर्चे में बनाया जा सकता है और किसी भी दुर्गम स्थिति में किसी भी स्थान पर बनाया जा सकता है। दूसरी खासियत इसका है कि सड़क परिवहन सुविधाजनक है और साथ ही साथ साधारण व्यक्ति के पहुंच के अंदर होता है और 24 घंटे के अंदर ये उपलब्ध हो सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये क्या है कि सबसे पहले कह सकते हैं कि छोटी मोटी जो सामान होते हैं, दैनिक ज़रूरतें हमारी होती है, जैसे वस्तुएं हैं, दूध, सब्जियां, फल फूल, अनाज, राशन, तो इस तरह की जो हमारी व्यवस्थाएं होती है उनको विभिन्न क्षेत्र में छोटे छोटे कस्बों मोहल्लों में भी ले जाने में सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। तो इससे उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है और किसानों का मतलब कह सकते हैं यहाँ पर सीधे सीधे डायरेक्ट मुनाफा होता है, फ़ायदा होता है। और इसके साथ अगर आप चौथा पॉइंट लिखने की बात करेंगे तो चौथा पॉइंट क्या होता है, बाकी दूसरे, ठीक है, बाकी जो दूसरे परिवहन के साधन होते हैं उनमें भी ये सहायक भूमिका
निभाता है, ठीक है। उनमें भी ये क्या करता है तो बोलेंगे सहायक भूमिका निभाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर बात करेंगे तो आपको रेलवे स्टेशन जाना है या आपको फिर हवाई अड्डा जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप तो डायरेक्टली वहाँ पे लैंड नहीं करेंगे, आपको पहले सड़क मार्ग का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। सड़क मार्ग का इस्तेमाल करने के बाद सड़क परिवहन के माध्यम से आप एयरपोर्ट पहुँचेंगे या फिर जलमार्ग के लिए आपको जो है पतन में पहुँचेंगे, ठीक है, डॉकयार्ड में पहुँचेंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सड़क परिवहन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके साथ जो एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, उसमें आपका है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपसे कई दफ़ा पूछा जाएगा। और हमने आपको बताया भी था कि अगर आपसे पूछा जाएगा पेट्रोलियम के मामले में तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है BAG बैग। B फॉर यहाँ पे क्या होगा बॉम्बे, A फॉर आसाम और G फॉर गुजरात। बॉम्बे आसाम गुजरात, बॉम्बे आसाम गुजरात, ठीक है। 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, मतलब ये पेट्रोलियम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह है। अगर आपसे पाइपलाइन मार्ग के बारे में बात किया जाएगा कि पाइपलाइन मार्ग का व्यवस्था क्या है भारत में, उसका वर्णन कीजिए, तो हम लोग 3 तरह से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। 3 पाइपलाइन। पहला पाइपलाइन अगर आप देखेंगे तो ऊपरी असम तेल क्षेत्र से उत्तर प्रदेश के कानपुर तक यह पाइपलाइन गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद से होकर जाती है, ठीक है। दूसरा अगर बात करेंगे तो गुजरात में सलाया से लेकर पंजाब तक, ठीक है, पंजाब एक अलग राज्य है, और पंजाब में जालंधर तक, गुजरात में सलाया से और पंजाब में जालंधर तक यह पाइपलाइन जो होता है मथुरा, दिल्ली, पानीपत जैसे शहरों को जोड़ता है। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे बात करेंगे गुजरात में हजीरा से उत्तर प्रदेश है ना, हजीरा, और वहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर तक ये गैस का पाइपलाइन बिछा हुआ है। तो हमारे देश का जो पाइपलाइन परिवहन है उसके इम्पॉर्टेंट स्तर हैं जो आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि परिवहन एवं संचार दोनों में अंतर क्या क्या है, ठीक है। परिवहन एवं संचार में अंतर क्या क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें सबसे पहले परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरा हमारे पास आता है संचार यानी कि कम्युनिकेशन, ठीक है। तो परिवहन एक ऐसा तंत्र है जिसमें यात्रियों को, व्यक्तियों को या वस्तुओं को, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। और परिवहन के विभिन्न मार्ग हमारे पास उपलब्ध हैं, ठीक है। परिवहन के विभिन्न मार्ग उपलब्ध हैं, जैसे सड़क मार्ग है, रेल मार्ग हो गया, वायु मार्ग, समुद्री मार्ग, इस तरह से सम्मिलित होते हैं। जबकि संचार की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर यात्रियों का नहीं बल्कि संदेशों का, जो मैसेज होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन या सेवाएं होती हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। तो कभी कभी व्यक्तियों के द्वारा ले जाया जाता है, कभी कभी हमारे पास जो कह सकते हैं जो यंत्र होते हैं, जो मशीनें होती हैं, है ना, उसके द्वारा ले जाया जाता है। जैसे संचार के अगर महत्वपूर्ण साधन के बारे में बात किया जाए तो रेडियो हो गया जो पहले चलती थी, दूरदर्शन हो गया, समाचार पत्र हो गया, अब इंटरनेट है, यूट्यूब्स वगैरह आ गए, ठीक है। तो ये सारी क्या है, संचार के महत्वपूर्ण साधन है। आपको ध्यान रखना है कि संचार में एक जगह से दूसरे जगह संदेशों को ले जाया जाता है, मैसेज को, सूचना यानी इन्फॉर्मेशन को ले जाया जाता है। जबकि परिवहन में यात्रियों तथा वस्तुओं यानी कि माल को ले जाया जाता है एक जगह से दूसरे जगह। आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। उसके साथ आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, ठीक है, जो आपके पास कह सकते हैं एक तरीका से। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है, यानी कि आपको यहाँ पे 5 मार्क्स मिलेंगे, आपका ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि जो परिवहन तथा संचार है, ठीक है, वो विभिन्न साधनों को किसी राष्ट्र तथा उसकी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं। यहाँ पर एकदम टिक लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ज्योग्राफी में कई दफ़ा पूछता है। तो परिवहन के साधन, इसका मतलब क्या है, वैसे साधन जिनमें हम लोग यात्री को तथा भार को एक से जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, ठीक है, ढोने में प्रयोग किया जाता है, इसे हम लोग यातायात के साधन कहते हैं। जैसे आपका बस हो गए, रेलगाड़ियाँ, वायुयान, जलमार्ग, ये सारे के सारे क्या हैं तो कह सकते हैं परिवहन। और हमने आपको संचार में क्या बताया, रेडियो, टेलीविजन, डाक सेवाएं इत्यादि। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी हमारे पास जो संचार के साधन क्या है, सबसे बड़ी पूछा जाएगा तो बोलेंगे डाक सेवाएं। सबसे बड़ी अगर पूछा जाएगा सबसे बड़ी सेवाएं कौन सी है तो बोलेंगे डाक सेवाएं। लेकिन अगर सबसे तीव्र बोलेगा, ठीक है, सबसे तीव्र बोलेगा तो आप कहेंगे इंटरनेट, ठीक है। सबसे अगर तीव्र बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे, इंटरनेट, ठीक है। और सबसे बड़ी बोलेगा भारत में तो डाक सेवाएं सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। जैसे पहला कारण क्या है,
हजारों लाखों टन का जो सामान है, अलग अलग प्रकार के वस्तुएं हैं, चाहे लोग हैं, है ना, ये मतलब इस माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह बड़ा ही आसानी से जाते हैं। दूसरा फायदा इसका क्या है, तो कह सकते हैं दूर दूर के क्षेत्रों को ये एक दूसरे के साथ मिला दिया गया है। यानी अब दुनिया हमको काफ़ी छोटी सी महसूस होती है। अगर परिवहन हमारे पास नहीं था, संचार हमारे पास उपलब्ध नहीं था, तो दुनिया बहुत बड़ी लगती थी। लेकिन अब जो है हम लोग घंटों और मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद और इसके क्या क्या फायदे हैं, क्यों जीवन रेखाएं कही जाती है, तो कह सकते हैं कि युद्ध के समय जब वार हुआ करती थी, तो जो भी हमारे पास साधन थे, है ना, उनको इसी के माध्यम से पहुंचाया जाता था। चाहे सेनाओं को सहायता पहुंचाने की बात हो, हथियार पहुंचाने की बात हो, सेवाएं पहुंचाने की बात हो, खाना राशन, है ना, पहुंचाने की बात हो, या जरूरत की अन्य सामग्रियां पहुंचाने की भी बात हो, गोली बारूद के अलावा, ये सारा इसी माध्यम से जाते थे। वहाँ पे संचार और वहाँ पे परिवहन दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। इसके साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत ही बड़ी संख्या में यात्रियों को बड़े कम समय में जो है आरामदायक तरीका से विभिन्न स्तरों पे पहुंचाया जा सकता है। जैसे आप कहेंगे पर्यटक, ठीक है, क्या बोलेंगे, पर्यटक, यानी जो टूरिस्ट होते हैं उनको भी घूमने के लिए नए नए जगह, ऐतिहासिक जगहों, स्थलों को घुमाया जाता है, दर्शन कराया जाता है। तो ये सब क्या होता है, संचार एवं परिवहन के माध्यम से ही लोग एक जगह से दूसरे जगह का भ्रमण करते हैं, घूमते फिरते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके साथ ही अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि पिछले, है ना, पिछले अगर कुछ वर्षों में अगर आपसे बात किया जाता है तो 15 वर्षों की बात अगर बात करेंगे, यानी कि 2010 के बाद अंदाजा आप ले सकते हैं, 2010 या उसके आसपास का, है ना, क्योंकि हम लोग 2025 के बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो करीब आप 10 से 15 साल अंदाजा ले लेंगे। तो इसमें आप देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बदल रही है। तो किस प्रकार से उसमें परिवर्तन आ रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसके बारे में मूलतः आपको एक लेख लिखना है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे हम लोग तो 20वीं सदी के जो 5वें दशक है, वहाँ पे कच्चे माल और जो भी जो अर्धनिर्मित वस्तुएं होती थी उसका अधिक निर्यात होता था, क्योंकि उस समय भारत का अर्थव्यवस्था जो थी वो प्राथमिक स्तर में थी। यहाँ पर किसी भी प्रकार का मतलब कह सकते हैं हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं नहीं थी। लेकिन आज उस समय क्या होता था, सूती कपड़े, धागे, है ना, सामान, चमड़े, खोले, और साथ ही साथ हमारे पास बंदूक, वनस्पति तेल, इन सब चीज़ें हमारे पास शामिल थी, जिसका आमतौर पर निर्यात किया जाता था। ठीक है, तो कपास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास था। उसके साथ हमारे पास था इंडिगो, यानी कि नील की खेती। ठीक है, ये जो था निर्यात किया जाता था, यानी कि एक्सपोर्ट। जब एक देश से दूसरे देश में, बाहरी देश में ले जाया जाता है किसी वस्तुओं को, उसको हम लोग निर्यात यानी एक्सपोर्ट कहते हैं। जबकि दूसरे देशों से जब लाते हैं हम लोग तो उसको हम लोग इम्पोर्ट यानी कि आयात कहते हैं। आयात मतलब आया हुआ, किसी और देश से आया हुआ है तो आयात कहलाएगा, और किसी और देश में भेजा जाना है तो निर्यात कहलाएगा, है ना। तो आयात को हम लोग इंपोर्ट कहते हैं, जबकि निर्यात को हम लोग एक्सपोर्ट कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें पहले एक्सपोर्ट की जाती थी। लेकिन अगर उसके बारे में बाद में बात करेंगे तो आज की अगर आधुनिक काल की बात करेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसने अपना स्वरूप बदल लिया है, उसका प्राथमिक रूप बदला, उसने अपनी द्वितीयक स्वरूप को बदला, और साथ ही साथ जो तृतीयक क्षेत्र हमारे पास है यानी कि सेवा क्षेत्र, उसमें भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण तरीका से अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग तरीके से मशीनरी भी बने, और साथ साथ जो प्रशिक्षित कारीगर हैं, जो कुशल कारीगर हैं, जो वर्कर्स हैं, उन्होंने क्या किया, तो हमारे सेवा क्षेत्र में बहुत ही तरीका से मूल्यवान रूप से वृद्धि किया, अहम भूमिका निभाया। यानी आज की अगर हम लोग व्यापार के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे वस्तुएं, बहुत सारे सेवाओं हम लोग खुद ही हम लोग यहाँ पे अपने यहाँ सृजन करते हैं। अब इसके लिए हमें किसी दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसी प्रकार से कह सकते हैं तो ये ऐसा समय रहा जहाँ पर जो भारत है, ठीक है, जो भारत है मुख्य रूप से रत्न, जवाहरात, हीरे, सूत, कपड़े, चाय, मशीनरी, इन सब चीज़ों का निर्यात, है ना, होने लगे। और व्यापार को संतुलन बनाने में भारत जो है कहता है कि आयात और निर्यात में उस समय बहुत भारी अंतर था, लेकिन आज जो है हम लोग समानता की बात कर रहे हैं। आज विश्व पटल में भारत की एक अहम पहचान है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे आयात और निर्यात में अब भारी अंतर नहीं रहा, यानी जितनी मात्रा में हम वस्तुओं का निर्यात करते हैं, सेवाओं का निर्यात करते हैं, उतना ही आयात करते हैं लगभग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, इसको हम लोग संतुलित व्यापार कहते हैं। ठीक है, जब हमारे पास आयात और निर्यात का अंतर लगभग न के बराबर हो जाए तो इसे हम लोग संतुलित व्यापार कहते हैं, यानी कि बैलेंस ट्रेड। ठीक है, तो आज की दुनिया में हमारे पास ये संभव है, लेकिन एक बहुत समय पहले हमारे पास आयात और निर्यात में बहुत ज़्यादा अंतर हुआ करता था। ठीक है,
तो आप इस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। साथ ही साथ आप क्या लिखेंगे कि जो भारत में जो इंजीनियरिंग की जो सामान है, जो टेक्नोलॉजी के सामान है, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे किए जा रहे हैं ताकि व्यापार को संतुलित किया जा सके। ठीक है, उसके साथ एक और आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, ये आपके पास कम से कम 4 से 5 बार पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो राष्ट्रीय मार्ग और राजमार्ग में क्या अंतर है? राष्ट्रीय मार्ग का मतलब क्या होता है? नेशनल हाईवे। ठीक है, और राजमार्ग का मतलब होता है स्टेट हाईवे। तो दोनों में क्या क्या अंतर है आपको ये बतानी है। तो देश के जो प्रमुख महानगर है उनको जोड़ने वाले मार्ग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे राष्ट्रीय मार्ग का, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे राजकीय मार्ग का यानी कि स्टेट हाईवे का। तो अगर आप राष्ट्रीय मार्ग के बारे में बात करेंगे तो यह देशव्यापी है, पूरे देश में फैला हुआ है। ये मतलब एक मुख्य मार्ग है, कह सकते हैं पूरे देश की जो बड़े बड़े जो शहरें हैं, महानगर हैं, उनको यह जोड़ कर रखता है। और ये जोड़ता कहाँ तक है? तो केंद्र तक। केंद्र की जो हमारे मुख्यालय होती है, जो हमारी राजधानी है, वहाँ तक जोड़ने का ये काम करती है। तो राष्ट्रीय मार्ग में सबसे बड़ा जो उदाहरण आता है आपका आता है जीटी रोड, ग्रांड ट्रैंक। ठीक है, ग्रांड ट्रैंक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीटी रोड। जीटी रोड शॉर्ट में इसी को कहा जाता है जीटी रोड, यानी कि ग्रांड ट्रैंक रोड। शेषशार सूरी के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इसको बनाने में उन्हीं की भूमिका थी, इसीलिए उनके नाम से भी जाना जाता है जीटी रोड। तो जीटी रोड जो है हमारे भारत में राष्ट्रीय महामार्ग का यानी नेशनल हाईवे का बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है। साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे तो ये जो है आपका, यह जो सड़क है वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग है और यह अमृतसर और कोलकाता को मिलाता है। ठीक है, अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में। ठीक है, अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में। और कोलकाता कहाँ हो गया? तो पश्चिम बंगाल यानी कि WP, वेस्ट बंगाल में है। तो यहाँ मिलाता है और ये भारत के और भी विभिन्न अन्य राज्यों से होकर गुजरती है। साथ ही साथ अगर आप राजकीय, अब इसका अगर मान के चलिए, आपको ध्यान रखेंगे जो राष्ट्रीय मार्ग होती है, ठीक है, तो राष्ट्रीय मार्ग का देख रेख 2 अथॉरिटी करती है। एक तो हमारे पास नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक इसका भी थोड़ा बहुत काम करता है, और दूसरा आपके पास आता है CPWD। ठीक है, CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये यहाँ पे काम करती है मेन रूप से। अगर आप गोल्डन स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल रोड्स के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे मेन रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी होते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जबकि आप राष्ट्रीय राजमार्ग या महामार्ग के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का, जो मैनेजमेंट का, जो मेंटेनेंस का जो काम करती है वह सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे राज्य महामार्ग का यानी कि स्टेट हाईवे का SH, तो स्टेट हाईवे क्या करती है? जो स्टेट का कैपिटल है, ठीक है, तो स्टेट का कैपिटल से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है। अब इसका जो जिम्मेवारी होती है कंस्ट्रक्शन का, वो होती है स्टेट PWD का। ठीक है, स्टेट PWD यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो मेन काम इसका यही होता है। तो इसी स्टेट PWD में इस तरह से होता है। और राज्य के जो अन्य नगरें हैं उनको मिलाने वाली सड़कों को भी हम लोग राजमार्ग कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से कह सकते हैं, है ना। इसका अगर सबसे बड़ा अगर उदाहरण बात किया जाए तो दिल्ली में जो रिंग रोड है ऐसा ही एक राजमार्ग है। अब ये सड़कें राज्य के नियंत्रण में होती है। जो स्टेट लेवल का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होती है यानी कि PWD, इसका कंस्ट्रक्शन कराती है, इसका मरम्मत करवाती है, इसका नियंत्रण करती है और सारा मेंटेनेंस का काम उन्हीं के जिम्मे में होती है। ठीक है, देश के कुछ महत्वपूर्ण महानगर का अगर जोड़ने वाली प्रमुख मुख्य नगरों के बारे में बात करेंगे या मुख्य सड़कें के बारे में बात करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ऐसी जोड़ने वाले हाईवे हमारे पास बहुत आवश्यकता है, ताकि हम लोग कच्चे माल का, रॉ मटेरियल का और जो हमारे पास निर्मित वस्तुएं हैं उनको बड़े ही शीघ्रता से, तीव्रता से एक स्थान से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं। तो ये हमारे लिए राजनीतिक और व्यापारिक तरीके से ही महत्वपूर्ण हो जाता है और ये हमारे पास एक मुक्त आदान प्रदान होना चाहिए, न कि सिर्फ लाभ के लिए। तो लाभ और हानि की मानसिकता से दूर हटकर हमें अपनी भारत की अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए, तेजी गति से बढ़ाने के लिए इस तरह के चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो हमारा राजमार्ग है, जो स्टेट लेवल का स्टेट हाईवे है, इस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो कभी कभी आपसे जो वर्गीकरण है यानी कि क्लासिफिकेशन, ठीक है, वर्गीकरण, वो देश के अलग अलग 6 प्रकार के सड़कों के बारे में पूछा जा सकता है। टोटल 6 प्रकार की सड़कें हमारे देश में होती है। ठीक है, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है और इनमें से किसी 2 या 3 के बारे में अंतर स्पष्ट करने पूछा जा सकता है। तो ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 7 था। ठीक है, आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया ज्योग्राफी चैप्टर 7, जो बोर्ड लेवल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं उसका हमने यहाँ पे डिस्कशन
किया है। और अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट में अगर जाते हैं तो वहाँ पर देखेंगे जो आपका सिविक्स है, ठीक है, आपका वहाँ पर जो सिविक्स है, ठीक है, वो ऑलरेडी वहाँ पे कवर किया जा चुका है। सिविक्स का जो 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है, टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं सिविक्स में? 5 चैप्टर पढ़ने हैं। वो सारे के सारे 5 चैप्टर्स आपका वहाँ पर कवर करा दिए गए हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो सीरीज में जो हम लोग शुरुआत किए हैं वो आपका ज्योग्राफी है, यानी कि भूगोल है। और इस सीरीज में इसका एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा सोशल साइंस के नाम से या सामाजिक विज्ञान के नाम से। वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक एक करके सारे वीडियो यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। आज हम लोग वीडियो को फिनिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि किस तरह के वीडियो और कौन से सब्जेक्ट से जो सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, आपको पढ़ना है, स्टडी करना है, रिवीजन करना है। तो सारे यहाँ पर रिवीजन पर्पज़ के लिए जो है क्वेश्चन को सेलेक्ट करके हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। आज वीडियो को हम लोग यहाँ पे फिनिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।